नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है मेरे इस चैनल पे। कानपुर में एक दुकान है लड्डुओं की, जिसको कहते हैं ठग्गू के लड्डू। और कहते हैं यदि आप कानपुर जाओ तो ठग्गू के लड्डू अगर आपने खाए तो पछताओगे और नहीं खाओगे तो पछताओगे। इसी प्रकार से बिहार में एक तेज तर्रार सेफोलॉजिस्ट और रणनीतिकार नेताजी अपने लड्डुओं को नहीं बेच पाए और खाली हाथ चुनाव में रह गए। मैं बात कर रहा हूँ प्रशांत किशोर की, जो अपने आप को बहुत बड़े रणनीतिकार समझते थे और एक्चुअली हैं भी। एक आध अपवाद को छोड़कर उन्होंने जिसके लिए भी काम करा, दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पश्चिम से लेकर और पूर्व तक, वो मरे से मरे पार्टी को उन्होंने सत्ता में पहुंचाया। ये उनकी सफलता थी और इसी सफलता से उनके मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं अपने को जिताऊं, अपनी एक पार्टी बनाऊं, क्योंकि मैं जब सबको जिता सकता हूं, मैं क्यों न जीतूं। ये महत्वाकांक्षा उनके अंदर जागी और उन्होंने ये पार्टी बनाई। 3 साढ़े 3 साल तक वो बिहार के गांव-गांव में रहे, जिला हर घर में रहे, काफ़ी मेहनत की। लेकिन जब चुनाव के मैदान में जब लड़ने की बारी आई तो वो पीछे हट गए। शायद उनको एहसास हो गया होगा, चलो उस बात को ही मान लेते हैं, हो जाता है फेर बदल। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो एक भी सीट नहीं जीत पाए। तो इतना तो समझ ही गए होंगे कि जो चुनाव जिताने वाले थे वो खुद चुनाव नहीं जीत पाए। इसके पीछे 3 कारण हैं: विचारधारा, संगठन और सेवा। आपने जिस राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की है, उसकी कोई विचारधारा नहीं है। भाई, बिना विचारधारा के लोग आपसे कैसे जुड़ेंगे? और जब लोग नहीं जोड़ेंगे तो संगठन कहाँ से आएगा? संगठन तो बन ही नहीं सकता। तो ना आपके पास संगठन है, ना आपके पास विचारधारा है। ये 2 मुख्य कारण हैं जो दरअसल में आपको इस चुनाव में जिता न पाए। एक तीसरा मुख्य कारण है आपका ओवर कॉन्फिडेंस। और चौथा कारण भी है आपकी जनता के बीच में क्रेडिबिलिटी। वो होना भी ज़रूरी था, वो आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। तो चुनाव में आपने हारना ही था। जिस प्रकार से आपने चुनाव लड़ा, उस प्रकार से चुनाव में सफलता होने के लिए एक ही कारण हो सकता है, यदि आप किसी आंदोलन के कंधे पे उठ के आएँ और जनता आपको जिता दे। इसका उदाहरण है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल। उनकी न कोई विचारधारा थी, न कोई संगठन था, लेकिन वो एक आंदोलन के कंधे पर चढ़ के आए और चुनाव में जीते और 11 साल 10 साल दिल्ली पर राज करा। इसीलिए प्रशांत किशोर जी को समझना चाहिए कि चुनाव जिताने में और चुनाव जीतने में
बहुत ही फ़र्क है, यहाँ तक कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपने भी सारे वायदे किए, शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, पलायन के क्षेत्र में काम करेंगे, चिकित्सा के क्षेत्र में काम करेंगे, रोज़गार देंगे, सब कुछ तो वायदे किया आपने। एक वायदा नहीं किया आपने कि आसमान से आप तारे तोड़ के लाएंगे, वो तो खैर किसी ने नहीं करा, लेकिन फिर भी आप जीत नहीं पाए। लेकिन इसी प्रकार के वादे और पार्टियों ने करे, वो कम से कम कुछ सीटें तो लाए, और एक पार्टी सत्ता में आ गई है तो आपके वायदों में और उनके फ़ायदे में कोई फ़र्क तो नहीं था। फ़र्क था उनका संगठन है, उनकी विचारधारा है, उनकी विश्वसनीयता है जनता के बीच में। इसीलिए लोगों ने उन पर विश्वास करा और उनको विपक्ष में बिठाया और सत्ता में बिठाया। लेकिन आपको तो कहीं भी नहीं बिठाया, आपको बोला जाओ वापस। इसीलिए ये शिक्षा है आप जैसे नेताओं के लिए, बिना विचारधारा के, बिना संगठन के चुनाव के मैदान में आना कतई भी आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। चलिए, मान गए आप चुनाव हार गए, जनता जनार्दन का जो आदेश आया आपके लिए वो आपके पक्ष में नहीं था, लेकिन हारने के बाद आपने बड़ी अजीब व गरीब बात की है। चुनाव हारने के लिए आपने किसको दोषी मानना है? जनता को, कि बिहार की जनता खिचड़ी खाना चाहती है तो उनको पुलाव से क्या फ़ायदा था, उनको पुलाव देने से क्या फ़ायदा। ये इस प्रकार की भाषा आपको कतई भी आने वाले राजनीति के रास्ते में सही नहीं ले जाएगी। हार सभी की होती है, जीत सभी की होती है कभी ना कभी, लेकिन हार का ठिकरा आपने जनता पे फोड़ दिया। बिहार की जनता को खिचड़ी के लायक समझ दिया और आप दे रहे थे पुलाव। आपने तो ये भी कह दिया कि बिहार की जनता ने अपने वोट को बेच के दूसरे पार्टी को जिताया, मेरे को हराया। अरे भैया, ये भी बिहार की जनता का बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं आप। अभी तो आप पहली बार हारे हैं या पहली बार चुनाव जीते हैं। यदि आप इसी प्रकार से अपनी वाणी में ये कटुता लाएंगे जनता के लिए, बिहार की जनता के लिए, तो क्या आपको लगता है कि आप आने वाले समय में चुनाव जीत पाएंगे? जी नहीं। बस यही फ़र्क है, जो राजनीति के मंदे हुए खिलाड़ी हैं और जो आप नए नवेले नेता बने, सफल जैसे नेता बने, इतना ही फ़र्क है आप और उनमें। आपने कोशिश तो पूरी करी लेकिन सफलता नहीं मिली। खैर, अब एक दूसरे नेता की बात करते हैं, युवराज की। बस वो तो पिछले 4 साल से करते, बस चाचा अचेत अवस्था में है, चाचा अचेत अवस्था में है, बस चाचा कुछ नहीं कर रहा है और चाचा की सरकार चलाने के लिए पीछे से कोई कुछ कर रहा है। युवराज को समझ आ गया होगा चाचा को अचेत अवस्था में ही रहना ठीक है। जब अचेत अवस्था में ही वो 202 सीट ले आए, तो सोचिए आप, जब वो चैतन्य अवस्था में होते तो आपको कितनी सीटें मिलती? शायद आप 0 पर आ जाते। उनको कितने मिलते? 243 मिलते। इसलिए
आप शुक्रगुजार कीजिए जो चाचा अचेत अवस्था में हैं, उच्च अचेत अवस्था का फ़ायदा आपने उठाया। आप कम से कम 27 तो लाए, विपक्ष में बैठने लायक तो रह गए। अगर आप 25 से कम होते तो आप विपक्ष में बैठते नहीं, बैठते ना। तो ये राजनीति के चलाने वाले कुछ नेता हैं जिनके बारे में सोचना हम मजबूर हो जाते हैं। ये कैसी कैसी बातें करते हैं। ये चुनाव जीतने के लिए दम खम तो लगाते हैं, लेकिन उस दम खम में कोई जड़ नहीं होती, उसका ना कोई सिर होता है न जड़ होती है, और आखिर हाथ में निराशा ही आती है। अब चाचा बिल्कुल चैतन्य अवस्था में आ चुके हैं। अब मुझे लगता नहीं है कि दोबारा कभी युवराज दिल्ली से बिहार जाएंगे, और जो बिहार के युवराज हैं वो कभी अभी और कभी ज़िंदगी में बिहार राज्य की कमान संभालेंगे, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि चाचा चैतन्य अवस्था में आ चुका है। और बात रही पीके की, शायद इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इनको इतनी बड़ी हार मिलेगी ज़िंदगी में, चुनाव में। अभी कितना भी मंथन कर लें, आने वाले कई साल तक नए संगठन बना पाएंगे, न इनकी कोई विचारधारा होगी, क्योंकि पहले ही चुनाव में चित हो चुके हैं। और चित भी इतने हो चुके, इतनी बड़ी चोट लगी है कि इनका जो नाम था, जो इनका आभा मंडल था, जो इन्होंने बनाया था मीडिया के थ्रू, वो सब चौपट हो गया। इसलिए युवराज को भी सोचने की ज़रूरत है और पीके को भी सोचने की ज़रूरत है, आगे की रणनीति क्या होगी, इस पे उनको मंथन करना चाहिए। नमस्कार।